नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ और बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ इस बार भी। सभी साथी देखिए, वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप बिल्कुल ना करें। होता क्या है, आप जल्दी जल्दी शुरू के 2-4 क्वेश्चन देखेंगे और बाद के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपसे रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, पूरे प्रश्नों को अवश्य देखा करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के प्रश्न लेके आया हूँ और इसमें CDP से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी कोहलर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, यानी कि बी आंसर। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर ने। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान में कुछ परीक्षण होते हैं बच्चों के विकास के लिए, तो उन्हीं में से एक ये स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है। ये मापन किसका करता है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो करता है हमारा, बुद्धि का परीक्षण करता है। किसका, बुद्धि का। सी आंसर इज राइट आंसर। और बुद्धि का जो परीक्षण है इसका 1905 में हुआ था। कभी कभी सन भी पूछ लेता है। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का एक समान स्वागत करना, पढ़ाने का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। ऑप्शन सी कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी पढ़ाने के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का एक समान। समावेशी शिक्षा का अर्थ ये है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल अध्ययन के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, बी ऑप्शन प्रेयर, सी सियोन, डी वॉटसन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टैनले हॉल। बाल अध्ययन के पिता किसको कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है। प्रश्न 5 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। ए ऑप्शन फ्राइड, बी ऑप्शन यूंग, सी ऑप्शन मन, डी ऑप्शन ऑलपोर्ट। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था यूंग ने। किसने किया था, यूंग ने। देखिए, यूंग ने 3 परीक्षण व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूंग, यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर। प्रश्न 6, नवजात के स्वास्थ्य को जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापन स्केल कौन सा है। TAT, APG-AR स्केल, ऑप्शन सी WISC स्केल, ऑप्शन डी
TTCT। तो जो नवजात बच्चों के जो स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रयोग में मापा जाता है वो है WISC स्केल, सी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों में तनाव कम करता है। ऑप्शन सी, इसमें नंबर के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, इससे टीचर पर बोझ बढ़ जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को देखना, प्रश्न पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। सही नहीं का ऑप्शन ढूंढना हमें। ठीक है। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, राइट है। यह विद्यार्थियों में तनाव कम करता, राइट है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता, राइट है। इससे टीचरों पर बोझ बढ़ जाता है, ये आंसर इज रॉन्ग। यानी कि ये पूछ रहा प्रश्न में मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इससे टीचरों पर बोझ बढ़ जाता है, जबकि बोझ नहीं बढ़ता। ठीक है। प्रश्न 8, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को निम्न में से किस अनुक्रम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, सिर पदाभिमुख अनुक्रम। ऑप्शन बी, केंद्र अपसारी अनुक्रम। ऑप्शन सी, उच्चतम अनुक्रम। ऑप्शन डी, न्यूनतम अनुक्रम। देखिए, जैसा कि प्रश्न से ही कुछ प्रतीत हो रहा, आप देखोगे शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में, ऐसे समझ लेंगे इसके आंसर को। यानी कि ऑप्शन ए, सिर पदाभिमुख अनुक्रम, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो आपको प्रश्न पढ़ते ही थोड़े से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 9, कल्पना विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए, भाषा। ऑप्शन बी, कहानियाँ। ऑप्शन सी, अभिनय या कार्य भूमिका। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो कल्पना विकास के निर्धारक तत्व ये सारे हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी। भाषा भी है, विकास, कहानियाँ भी हैं, अभिनय भी है, और ये यानी कि ये सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर इज 4th, डी। प्रश्न 10, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणीयता होती है? संवेदी प्रेरक, प्राक् संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका हो जाएगा प्राक् संक्रियात्मक, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न 11, इनमें से कौन बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है? ऑप्शन ए, प्रेम। ऑप्शन बी, क्रोध। ऑप्शन सी, चिंता। ऑप्शन डी, जिज्ञासा। अच्छा प्रश्न है, आता है, कई बार आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा, डी आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न 12, सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो। ऑप्शन बी, गाल्टन। ऑप्शन सी, रॉस। ऑप्शन डी, वुडवर्थ। तो सुजन शास्त्र के पिता कहा जाता है गाल्टन को, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, गाल्टन। ठीक है, सुजन शास्त्र के पिता इसको कहा जाता है, गाल्टन को कहा जाता है। प्रश्न 13, एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकता है? कक्षा पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, कम समय में अधिक सूचना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ऑप्शन डी, दत्त कार्यों को ध्यानपूर्वक जांचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावी शिक्षक कहेंगे कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है।
मोटिवेट करता है जो सीखने के लिए, ना कि रटाने के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना एक प्रभावी शिक्षक का काम है। प्रश्न 14, बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय निम्न में से कौन सा है? खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत या प्रयोगशाला? तो देखिए, एक बच्चे के सर्वमुखी विकास के लिए क्या जरूरी है? खेल का मैदान, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 15, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रमाणों को ग्रहण करते हैं। यह कथन किसका है? पीवी यंग, ऑप्शन बी स्टीवर्ट एंड गिलिन, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि स्टीवर्ट एवं गिलिन, इनका कथन है। प्रश्न 16 की तरफ चलते हैं। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण निम्न में से क्या होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, या ऑप्शन डी शिक्षा। तो बालक के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के विकास से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही होते हैं। प्रश्न 17, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन में, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालकों का पता करने में, या ऑप्शन सी शिक्षा के क्षेत्रों में उपयोग, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग इन सभी में किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति की विभिन्नताओं के अध्ययन में भी किया जाता है, मंदबुद्धि बालकों का पता करने में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, इन सभी में बुद्धि के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 18 की तरफ। विकास की दृष्टि से सही क्रम निम्न में से कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसे अच्छे से याद करना आता है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए आत्मीकरण, समायोजन या अनुकूलन, ऑप्शन बी समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, ऑप्शन सी अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, ऑप्शन डी अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मीकरण, उसके बाद समायोजन और उसके बाद फिर अनुकूलन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, एक हल्की सी ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आत्मीकरण में आत्मा आ रहा है, समायोजन में सम और अनुकूलन में अन, तो आत्मसम्मान, ऐसे आप इसे रिलेट करेंगे आत्मसम्मान, यानी कि आत्मी समायोजन अनुकूलन। ठीक है, ऐसे ही बस याद करने के आत्मसम्मान, इसमें क्या है कि 3 अक्षर आएंगे और आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ ये क्रम है। अच्छा प्रश्न है ये भी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी सीवी गुड, ऑप्शन सी पीवी यंग, ऑप्शन डी स्टेन। तो भूल एवं प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये भी। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। प्रश्न 20,
प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से निम्न में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, क्या है ऑप्शन? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन और साम्य धारणा। तो इनमें से ये कह रहा कि एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पूर्व ज्ञान। क्या? पूर्व ज्ञान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये तीनों सही हैं, एक सही नहीं है। कौन सा नहीं है? पूर्व ज्ञान। संज्ञानात्मक विकास चरणों में पूर्व ज्ञान का स्थान नहीं है। ठीक है। प्रश्न 21, पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? बुद्धिलब्धि से संबंधित 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके चार्ट आता है इसका एक बुद्धिलब्धि का, कि कौन से बच्चे की बुद्धिलब्धि यानी कि IQ कितनी होती है। ठीक है, इसे पूरे चार्ट को इसके को अच्छे से याद कर लेना। तो पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक, 70 से कम, 80 से 90 के बीच, 25 से कम। तो 80 से 90 के बीच जो होती है वो पिछड़े बालकों की होती है। आपको बता दूं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका IQ 130 से अधिक होता है। पूछ लेता है इस तरह का भी, प्रतिभाशाली बच्चों में बुद्धिलब्धि कितनी होती है। जड़ बुद्धि होते हैं जो, उनमें होते हैं 70 या 71 से कम। जड़ बुद्धि में उनकी होती है 71 से कम। तो ये अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। कई बार क्या, हर बार आता है इसमें से। इसे आप अच्छे से याद कर लेना। पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 80 से 90 के बीच। प्रश्न 12, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? ऑप्शन ए संवेगों के संशोधन पर, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, ऑप्शन सी बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, ऑप्शन डी विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो मॉन्टेसरी ने जो दी थी वो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सर्वाधिक बल दिया था। किस पर? ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल किया था? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 26 में किया था, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 है। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था वो अनुच्छेद 21A के तहत किया गया था। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 21A। आपको ऐसे दे देगा या ऐसे भी दे सकता है 21A, 21B, 21C, 21D। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 21A। अब चलते हैं प्रश्न 24 की तरफ। क्रोध व भय प्रकार है? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग। क्रोध व भय प्रकार है किसका? संवेग का। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है इस तरह का। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? क्या है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो दोस्तों इसका बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु माना गया है वो बालक को माना गया। किसको? बालक को। बालक यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इसी तरह आपके बीच ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा। सभी साथी वीडियो को पूरा देखा करें जिससे कि आपका नुकसान ना हो। आप स्किप करके देखोगे, शुरू के 5-10 प्रश्न आपने देख लिए तो बाद के सारे अच्छे प्रश्न आपसे छूट जाएंगे, जिसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए सभी पूरी वीडियो देखें और वीडियो अच्छी लगे तो
और जो हमारे साथी है उनके पास भी सेंड कर दिया करें, जिससे कि वो भी इन सबको देख सके, पढ़ सके। और आपने अभी तक भी अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी वीडियो, अच्छे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।